हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 2 दिसंबर और 2 दिसंबर करेंगे हम करंट अफेयर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा एक इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन बैच चल रहा है जिसके 4 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसमें आपको बेसिक लेवल से हायर लेवल तक इकोनॉमिक्स कराई जा रही है और पूरी इकोनॉमिक्स एट फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है, लेक्चर बाय लेक्चर। तो अभी 4 लेक्चर आ चुके हैं। आप जा सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां आपको एक इकोनॉमी का फोल्डर मिलेगा। इकोनॉमी के फोल्डर में 4 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं, तो आप देख लीजिए, अपनी इकोनॉमिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आपको कभी भी इकोनॉमिक्स का कोई भी क्वेश्चन स्किप ना हो। क्लियर? तो चलते हैं, विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट न्यूज है, ट्रंप थ्रेट टू ब्रिक्स फॉर रिप्लेसिंग यूएस डॉलर। क्या है ये? देखो, ट्रंप को आप जानते हो कि यूएसए का प्रेसिडेंट बन गए हैं और उनका एक वर्ड बड़ा फेमस है। क्या फेमस है? कि टेरिफ इज मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड इन डिक्शनरी देन लव एंड फेथ। ये हमेशा बोलते हैं और इवन मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में न्यूज ही बता चुका हूं कि 3 कंट्री, चाइना, कनाडा और मैक्सिको, इन कंट्री पर ट्रंप ने डिसीजन भी ले लिया है कि टैरिफ लगाया जाएगा। इवन मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं और मेरे जितने भी प्रीवियस लेक्चर हैं उन पर जितना भी मैंने पढ़ा रहा हूं अंदर, उसमें हेडिंग डली हुई है। थंबनेल देखिए तो आपको इजीली फाइंड आउट हो जाएगा कि कौन से में ये मिलेगा ट्रंप के इशू। क्लियर? तो अपन जानेंगे अब ट्रंप क्या सोच रहा है। ट्रंप कह रहा है ब्रिक्स कंट्री से, जो ब्रिक्स की मेंबर कंट्रियां हैं, कि आपके ऊपर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। 100% टैरिफ लगाया जाएगा ऑन द रीजन ऑफ रिप्लेसिंग द यूएस डॉलर। अब ये मैटर क्या है ये भी समझाऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। फार्मर आईडी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को डायरेक्शन दिया है कि जल्दी से जल्दी आप फार्मर आईडी बनाइए। कितनी बनाइए? फार्मर आईडी बनाइए। और 11 करोड़ का टारगेट सेट करके रखा है कि 11 करोड़ फार्मर आईडी बनेगी। इसके लिए कैंप ऑर्गेनाइज किए। अब मैं बताऊंगा कैंप ऑर्गेनाइज कैसे करे जाएंगे और कितने करोड़ आईडी बनाई जाएगी और ये फार्मर आईडी से होगा क्या और फार्मर आईडी है क्या एक्चुअल में। क्लियर? देन आफ्टर, सेंटर ब्लॉक मैनी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर लिंक्ड प्रो खालिस्तान। देखो, कई सारी लिंक आती फेसबुक पे आती होगी और जिसको क्लिक करने के बाद आप किसी दूसरी वेबसाइट पर चले जाते होंगे या इवन टेलीग्राम के जो ग्रुप है उसमें जाते होंगे, तो आपको कई बार ऐसा कुछ न्यूज मिलती होगी कि आप इन्वेस्ट करो, आपको डबल पैसा हो जाएगा। कई सारे ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं। इवन जो प्रो खालिस्तानी है उनकी साइडों पर भी लॉकेट किए जा रहे हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब क्लिक करने के बाद तो उसको डिटेल में जानेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन से अंडर सेक्शन ऑफ कौन से सेक्शन में इनको ब्लॉक करने का बोला है कि इनको सबको ब्लॉक कर दिया जाए। यूआरएल और किन से बोला है? जो कि इंटरमीडियरी है, प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो भी बताऊंगा। देन आफ्टर, बांग्लादेश माइनॉरिटी इशू। देखो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट इशू है। मुझे लगता है कि इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट है और ये जो बांग्लादेश में जो हो रहा है, जो हिंदुओं के साथ हो रहा है बांग्लादेश में, ये डिस्कशन पॉइंट बना हुआ है इंडिया के अंदर। और इवन मैं आपको बताऊं कि हिंदू तो ठीक है, जो इस्कॉन टेम्पल के साधु संत हैं उनके साथ गलत हो रहा है। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो साधु हैं, संत हैं इस्कॉन टेम्पल के, जो इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी है, इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी, हिंदू धर्म को प्रमोट करने के लिए, उस पर एक मतलब इंडिया के लिए इतना बड़ा ड्रॉबैक है कि इंडिया को डिसीजन लेना ही पड़ेगा जल्दी, जो हिंदू माइनॉरिटी पर इतना भी अत्याचार, एट्रोसिटी हो रही है बांग्लादेश के अंदर। क्लियर? तो अपन डिटेल में जानेंगे क्या मैटर है। क्लियर? देन आफ्टर, नेशनल पॉलिसी ऑन वुमेन वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन। क्या है वुमेन वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन? क्या है? देखो, क्या होता है कि हमारे इंडिया में शादी के बाद अधिकतर वुमेन जॉब नहीं करती हैं। जो जॉब कर रही हैं वो दोनों काम कर रही हैं, इवन अपने बच्चे को भी पाल रही हैं, केयर कर रही हैं और इसके साथ साथ जॉब भी कर रही हैं। बट आप देखना, अधिकतर जो वुमेन होती हैं, या तो उनकी फैमिली उनको अलाउ नहीं करती जॉब करने को, और जिनकी फैमिली अलाउ कर देती है तो शादी के बाद उन पर टाइम ही नहीं रहता करने का। तो क्या है, गवर्नमेंट सोच रही है कि एक नई नेशनल पॉलिसी लाई जाए जो कि साथ साथ में केयर इकोनॉमी को भी उसमें इंक्लूड करा जाए। इवन
जो वुमेन का वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन है उसको एनहांस करा जाए। क्लियर, चलते अपन डिटेल में समझते हैं। देखो सबसे पहले ट्रंप ने थ्रेट दिया ब्रिक्स कंट्री को। ब्रिक्स क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका और मेंबर बन गए इसके इजिप्ट, इथोपिया, यूएई, देन आफ्टर ईरान। ये इसके मेंबर बन गए ब्रिक्स के। अब क्या हुआ था दोस्तों कि कजान में अभी ब्रिक्स की लेटेस्ट मीटिंग हुई थी। कहां पर हुई थी? कजान, रशिया में ब्रिक्स की लेटेस्ट मीटिंग हुई थी। अब रशिया में सारे लीडर गए हुए थे, रशिया के अंदर सारे लीडर गए हुए थे ब्रिक्स के। अब इस रशिया में क्या डिस्कस हुआ? एक पॉइंट था कि हम ऐसा करते हैं, जो ट्रेड हो रहा है यूएस डॉलर का यूज ना करके हम अल्टरनेटिव मैकेनिज्म निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अल्टरनेटिव मैकेनिज्म निकालते हैं ट्रेड करने के तरीके को, जिससे क्या होगा? यूएस डॉलर की रिक्वायरमेंट जो पड़ रही है, लोगों पर कमी होते जा रही है, फॉरेक्स रिजर्व कम होते जा रहा है, उसकी भी रिक्वायरमेंट से बचा जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अल्टरनेटिव मैकेनिज्म निकालने का सोच रही थी ब्रिक्स कंट्री। अब ट्रम्प साहब आप जानते हो यूएस के प्रेसिडेंट बन गए हैं, और आप जानते हो मैंने आपको एक वीडियो बना के रखा है, ट्रम्प विक्ट्री इंपैक्ट ऑन इंडिया, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर देखना है, आपको समझना है इंडिया और यूएस के रिलेशन, तो आप मेरे चैनल पर जाइए, एडिटोरियल में जाइए, एडिटोरियल में आपको एक फोल्डर मिलेगा एडिटोरियल के नाम से, प्लेलिस्ट में जाके देन आफ्टर उसमें सारे वीडियो पढ़े हैं जितने भी एडिटोरियल के मैंने आपको पढ़ाए हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन बनता है कि ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि टैरिफ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड देन लव एंड फेथ। क्या बोला? कि डिक्शनरी में टैरिफ वर्ड इतना ब्यूटीफुल वर्ड है जो कि लव और फेथ से भी ज्यादा है। ये डोनाल्ड ट्रम्प साहब का कहना है। अब डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने ऐसा क्या किया? टैरिफ लगाना इनको बड़ा पसंद है, क्योंकि ये सिर्फ ओनली चाहते हैं कि यूएस की इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एनहांस हो, और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जॉब जाते जा रही हैं वो भी वापस आ जाए। तो इससे अच्छा क्या है कि हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं डिफरेंट कंट्री से, उसको रिडक्शन कर दें बाय इंपोजिंग द हायर टैरिफ ऑन द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट कंट्री दैट इंपोर्टेड इन यूएसए। क्लियर? मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो क्या है कि मैंने आपको बताया था कि 3 कंट्री को सबसे पहले टारगेट किया गया, चाइना को, कनाडा को और मैक्सिको को। ये 3 कंट्री को पहले ट्रंप ने टारगेट किया कि इन 3 कंट्रियों में सबसे पहले मैं टैरिफ लगाऊंगा, और कनाडा मैक्सिको में बोला कि मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा, और चाइना पर बोला कि इमीडिएट इफेक्ट से मैं 10% टैरिफ लगाऊंगा इस पर, चाइना पर बताओ। और एंटी चाइनीज है, और चाइनीज मुझे लगता है चाइना के प्रोडक्ट कुछ ज्यादा ही डंप करता है। चाइना क्या है, ठीक है, वो लायबल भी है टैरिफ के। अब क्वेश्चन बनता है कि अब ये ब्रिक्स पर अटैक कर रहा है। अब ब्रिक्स पर अटैक क्यों कर रहा है? क्योंकि कजान में डिसाइड हुआ था कि हम अल्टरनेटिव मैकेनिज्म लाएंगे और यूएस डॉलर को रिप्लेस करेंगे विद अ डिफरेंट करेंसी। 2 डिसीजन लिए गए ब्रिक्स के अंदर, या तो अल्टरनेटिव मैकेनिज्म आए, कौन सा, या फिर हम लोकल करेंसी का यूज करें, या फिर ब्रिक्स की एक अलग से करेंसी बनाए। क्या बनाए? ब्रिक्स की एक अलग से करेंसी बनाई जाए, तो ब्रिक्स की अलग से करेंसी बन जाएगी, तो यूएस डॉलर का वी कैन से रिडक्शन हो जाएगा। यूएस डॉलर का यूजेबिलिटी हो रही है वर्ल्ड में, यूएस डॉलर की जो वैल्यू है हार्ड करेंसी बोला जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? सॉफ्ट करेंसी हो जाएगी, अगर इतना मतलब यूजेबिलिटी नहीं होगी तो ये कारण तो दूसरा है। पर ट्रंप ने बोला है कि टैरिफ लगाऊंगा 100%। अगर आपने कोई भी ऐसा डिसीजन लिया जो अल्टरनेटिव मैकेनिज्म निकालता है, यूएस डॉलर को छोड़कर कोई दूसरी करेंसी से ट्रेड करते हो, तो ब्रिक्स की जितनी भी कंट्री हैं वो अपना प्रोडक्ट यूएसए में भेज रही हैं, उस पर 100% टैरिफ लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? 100% टैरिफ लगाऊंगा ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द ब्रिक्स मेंबर कंट्री दैट इंपोर्टेड इन यूएसए।
समझ रहे हो मेरी बात को? तो इससे क्या हुआ, अब क्या इसका इंप्लीकेशन होगा, क्या यूएसए को इसका बेनिफिट मिलेगा या फिर दूसरी कंट्रियां हैं जो ब्रिक्स कंट्रियां हैं उनको नेगेटिवली इफेक्ट पड़ेगा? देखो ये समझना बहुत जरूरी है। ये ट्रम्प साहब ने बोल तो दिया कि ब्रिक्स कंट्रियों पर मैं एक 100% टैरिफ लगाऊंगा, बट आपको लगता है कि इससे ब्रिक्स को इफेक्ट पड़ेगा? इसको नेगेटिव इफेक्ट पड़ना है यूएसए को। अब समझते हैं कि अल्टरनेटिव मैकेनिज्म क्यों निकाल रही है ब्रिक्स। देखो ब्रिक्स में आप जानते हो कि दो कंट्रियां हैं, एक जो मेन कंट्री ईरान और रशिया। कौन सी है? ईरान और रशिया। और ये दोनों कंट्री ब्रिक्स की मेंबर हैं। और इंडिया जो यूएसए ने क्या किया है, इसको मेंबरशिप से हटा दिया स्विफ्ट से। अब ये स्विफ्ट क्या है? सर हमने तो इंडिया में स्विफ्ट गाड़ी सुनी है, ये स्विफ्ट क्या है? स्विफ्ट क्या है? स्विफ्ट गाड़ी आती है मारुति सुजुकी की, ये वो स्विफ्ट नहीं है, ये बैंक है, इंटर बैंक। कौन सा? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। समझ रहे हो मेरी बात को? ये स्विफ्ट है, थोड़ा फुल फॉर्म देख लेना, थोड़ा मुझे डाउट है थोड़ा इसमें। क्लियर? तो स्विफ्ट से क्या है, ईरान और रशिया की मेंबरशिप को हटा दिया। ईरान को और रशिया को स्विफ्ट से हटा दिया। अब स्विफ्ट से हटाने के बाद क्या होगा? स्विफ्ट क्या करती है? तो ये बड़ा मेजर रोल प्ले करती है इन ग्लोबल ट्रांजैक्शन। क्या है? ग्लोबल ट्रांजैक्शन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ द ग्लोबल ट्रांजैक्शन। क्या है? ग्लोबल ट्रांजैक्शन का बड़ी इंफॉर्मेशन देती है। अब समझे मेरी बात को? तो ईरान और रशिया को यहां से हटा दिया। अब ईरान और रशिया डॉलर का यूज करके ट्रेड नहीं कर पा रही है, तो क्या है, रशिया ने खुद सोचा है कि हम अल्टरनेटिव करेंसी निकालेंगे, जिससे क्या होगा, ट्रेड होगा अमॉन्ग दी ब्रिक्स मेंबर कंट्री। समझ गए मेरी बात को? तो क्या है कारण? अब यूएसए को इसका इंप्लीकेशन क्या होगा? क्या यूएसए के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जॉब बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी? तो यूएसए को जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा। देखो यूएसए में क्या होगा, यूएसए जो कह रही है कि हम 100% टैरिफ लगाएंगे ब्रिक्स कंट्री पर, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट यूएसए को ही पड़ना है। यूएसए जो सोच रही है ना कि हम 100% टैरिफ लगा के ब्रिक्स कंट्रियों पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम कर लेंगे और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब बढ़ा लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और यूएसए में जो प्रोडक्ट है, यूएसए में जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है उनकी प्राइस बढ़ जाएगी। क्योंकि ब्रिक्स तो क्या करेगी, ब्रिक्स दूसरा मार्केट ढूंढ लेगी। अगर ब्रिक्स का प्रोडक्ट यूएसए में नहीं जाएगा तो वो दूसरा मार्केट ढूंढ लेगी, उसे जरूरत ही क्या है, यूएसए की। तो इसका लॉस सिर्फ ओनली होना है यूएसए को, क्योंकि वहां पर जो कंज्यूमर है उनको कॉम्पिटिटिव प्राइस नहीं मिल पाएगी। क्या नहीं मिल पाएगी? कॉम्पिटिटिव प्राइस नहीं मिल पाएगी, और इसका निगेटिवली इफेक्ट पड़ेगा ऑन द यूएसए। इसका नेगेटिव इफेक्ट कैसा पड़ेगा? यूएसए पड़ेगा, क्योंकि वहां पर कंज्यूमर की जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो एनहांस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एनहांस हो जाएगी। और यूएसए सोच रही है ना कि मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब बढ़ा दूंगा, तो नहीं बढ़ पाएगी। क्यों नहीं बढ़ पाएगी? जब प्रोडक्ट की प्राइस एनहांस हो जाएगी तो इसकी सेलिंग रिड्यूस हो जाएगी। सेलिंग रिड्यूस हो जाएगी, और सेलिंग रिड्यूस हो जाएगी तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो क्या करेगा, वो जॉब को भी रिड्यूस कर देगा। क्योंकि जब उसका प्रोडक्ट बचेगा ही नहीं तो वो काय को सैलरी देगा, इतने सारे लोगों को सैलरी क्यों देगा? समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो यूएसए सोच रही है 100% टैरिफ लगाने का ऑन द ब्रिक्स कंट्री, तो उसका गलत डिसीजन है ट्रम्प का। समझ रहे हो? और हमारे इंडिया का जो फेडरेशन है, क्या फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट, क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का क्या कहना है? फेडरेशन ऑफ
इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का क्या कहना है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का क्या कहना है। इनका कहना यह है कि इंडिया को कन्विंस करना चाहिए यूएसए को कि हम तो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डाइवर्सिफाई ट्रेड, डाइवर्सिफाइंग ट्रेड मैकेनिज्म। क्या कर रहे हैं? डाइवर्सिफाइड ट्रेड मैकेनिज्म कर रहे हैं, जिससे क्या होगा? मल्टीपोलर वीकेंड से भी हम कह सकते हैं, इससे क्या ट्रेड बढ़ेगा, कंट्रियों में आपसदारी में मल्टीपल ट्रेड होगा। क्लियर? तो यूएसए को कन्विंस करना चाहिए इंडिया को कन्विंस करना चाहिए यूएसए को कि यूएसए इतना टैरिफ ना लगाए, पर मुझे नहीं लगता ये टैरिफ लगाएंगे। ये सिर्फ धमका रहे हैं, धमकी दे रहे हैं यूएसए, डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिक्स कंट्रियों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा, पर मुझे नहीं लगता डोनाल्ड ट्रंप 100% टैरिफ लगाएगा। इसको लगाने का नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा किस पर? यूएसए पे ही पड़ेगा। इंडिया को और ब्रिक्स मेंबर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, हालांकि थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि उनका ट्रेड रिड्यूस हो जाएगा, ये सबसे बड़ा कारण है। क्लियर? तो ब्रिक्स में तो इंडिया भी आ रही है, ब्रिक्स में इंडिया भी आ रही है, तो ये सोचने का डिस्कशन पॉइंट है। ठीक है, क्लियर करेंगे अपन बाद में। तो मेरा न्यूज था ये बताने का, चलते अपन नेक्स्ट उस पर। नेक्स्ट है सेंटर आस्क स्टेट टू ऑर्गेनाइज कैंप फॉर फार्मर आईडी। देखो क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्लान है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि जितने भी फार्म सेक्टर है, एग्रीकल्चर फील्ड है, जितने भी फार्म सेक्टर है, फार्म सेक्टर एग्रीकल्चर फील्ड, उसको डिजिटलाइज किया जाए। एग्रीकल्चर को डिजिटलाइज किया जाए। क्या क्या है? डिजिटलाइज्ड किया जाए। डिजिटलाइज कैसे होगा? तो क्या है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन फार्म सेक्टर, इन फार्म सेक्टर, फार्म सेक्टर। अब ये कैसे? देखो, इंडियन गवर्नमेंट का एक मिशन है। क्या मिशन है? क्या है? सेंट्रल डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। क्लियर? इस मिशन में एक पॉइंट है एग्री स्टैक। क्या है? एग्री स्टैक। अब एग्री स्टैक का मतलब क्या है? कि फार्मरों को डिजिटलाइज करना। अब फार्मर आईडी क्या है सर? फार्मर आईडी तो बताइए। तो ये किसान का पहचान पत्र है। क्या है? किसान का पहचान पत्र है फार्मर आईडी। फार्मर आईडी क्या है? किसान की पहचान पत्र, किसान का पहचान पत्र, पहचान पत्र है, जिसको पहचान पत्र बोलेंगे किसान का, और इंग्लिश में बोलते हैं फार्मर आईडी। बट सर ये तो बताइए कि इसका, इसमें है क्या आईडी के अंदर? तो ये आधार लिंक्ड है। क्या है? आधार लिंक्ड है। ये आधार लिंक्ड है, आधार से लिंक्ड है आईडी। अब ये आधार से लिंक्ड है तो उसमें डेटा क्या होगा? डेटा होगा इंफॉर्मेशन ऑफ दी, इंफॉर्मेशन ऑफ फार्मर, इंफॉर्मेशन ऑफ फार्मर, लैंड ओन, कौन सी लैंड ओन करा है? क्लियर? देन आफ्टर लैंड सोन, कौन सी खेती कर रहा है? क्लियर? कौन सी खेती, लैंड सोन है। क्लियर? ये सारा डेटा होगा। अब क्या है? गवर्नमेंट का प्लान है कि 11 करोड़ फार्मर आईडी बनाना है। क्या बनाना है? 11 करोड़ फार्मर आईडी बनाना है, जिससे क्या हो? हमारे देश की किसानी डिजिटलाइज हो जाए। क्या करना है? 11 करोड़ फार्मर आईडी बनाना है। यह गवर्नमेंट का प्लान है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि स्टेट को डायरेक्शन दिया है। स्टेट से बोला है कि आप कैंप लगाओ। क्या है? आप कैंप लगाओ और कैंप के जरिए किसानों की आईडी बनाओ। क्या कैंप जानते हो? जिनको हिंदी में बोलते हैं तंबू। तंबू लगाओ, कैंप लगाओ। ऐसे कैंप ऑर्गेनाइज करो जिसमें फार्मरों की आईडी आप बनाओ और आपको इसके लिए पैसा मिलेगा। स्टेट से बोला
कि अगर एक कैंप बनता है तो आपको 15,000 रुपये मिलेंगे पर कैंप। एक कैंप के हिसाब से आपको 15,000 रुपये दिया जाएगा। और अगर एक फार्मर आईडी बनती है तो आपको 10 रुपये दिया जाएगा। एक फार्मर आईडी पर 10 रुपये दिए जाएंगे। और एक कैंप अगर ऑर्गेनाइज करते हो, स्टेट गवर्नमेंट अगर ऑर्गेनाइज करती है कैंप टू मेकिंग द फार्मर आईडी, तो आपको 15,000 रुपीज दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? 15,000 रुपीज दिया जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अब क्या है कि कैंप बनेंगे तो कितना दिया जाएगा? 15,000 दिया जाएगा एक कैंप पर। और 10 रुपए दिए जाएंगे फॉर सिंगल फार्मर आईडी। सिंगल फार्मर आईडी के लिए 10 रुपए दिए जाएंगे। समझ में आया मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये तो है डिजिटलाइज करने के लिए। अब 11 करोड़ कैसे बनेंगे, कौन कौन साल में बनाना है, 11 करोड़ कैसे अचीव करना है टारगेट को? तो 11 करोड़ ऐसे बनेंगे, 6 करोड़ बनाने हैं। 6 करोड़ फार्मर आईडी फॉर द ईयर ऑफ 2024-25। देन आफ्टर 3 करोड़ फॉर द ईयर ऑफ 2025-26। 25-26 में 3 करोड़। देन आफ्टर रिमेनिंग कितने हैं? 2 करोड़। 2 करोड़ फॉर द ईयर ऑफ 2026-27। 27 तक भी ये कंप्लीट करना है। तो 11 करोड़ फार्मर आईडी बनाना है। क्या करना है? 11 करोड़ फार्मर आईडी बनाना है। दैट इज द मेन मोटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिजिटलाइज द एग्रीकल्चर फील्ड। समझ गए मेरे बात को? और फार्मर आईडी इज अ पार्ट ऑफ क्या है? फार्मर रजिस्ट्री। इज अ पार्ट ऑफ फार्मर ऑफ रजिस्ट्री। समझ रहे हो मेरी बात को? फार्मर रजिस्ट्री और क्या है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फार्म सेक्टर। पूरी तरह समझ गए कि किसानों को डिजिटलाइज करना है। किसान अगर डिजिटलाइज हो जाएंगे तो डेफिनेटली उसका प्रोडक्शन एनहांस हो जाएगा। समझे बात को मेरी? मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मैं कहना रहा हूं सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया है स्टेट को कि आप कई सारे कैंप ऑर्गेनाइज करो टू मेकिंग दी फार्मर आईडी। क्या? फार्मर आईडी। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट उस पर। नेक्स्ट है सेंटर हैज ब्लॉक 10,500 यूआरएल, मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या होता है सर यूआरएल? देखो, अगर आप कंप्यूटर फील्ड से बिलोंग करते हो, अगर आप कंप्यूटर फील्ड से हो तो यूआरएल के बारे में आपको पता ही होगा। यूआरएल क्या होता है? एक लिंक होती है। एक लिंक है, ब्लू कलर की आपको लिंक दिखेगी। अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो आप किसी दूसरी साइट पर पहुंच जाते हो जहां पर आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो यूआरएल, ऐसे कई फेक यूआरएल आ गए हैं जिस पर क्लिक करने के बाद या तो आप ऐसी साइट पर पहुंच जाओगे जहां पर आपसे क्लेम करा जाएगा कि आपके 1 महीने में डबल पैसे, या फिर प्रो खालिस्तान में पहुंच जाओगे। जो खालिस्तान लोग हैं, जो प्ले स्टोर पहुंच जाओगे कि आपसे बोला कि इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, आपका बड़ा बेनिफिट है। आपको 100 रुपये इमीडिएटली आपके फोन पे में आएंगे और आपको फोन पे डिटेल दी, वैसे ही आपके 100 तो नहीं आएंगे पर 1,000 रुपये आपके चले जाएंगे। तो ये सब का फर्जीवाड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है? फर्जीवाड़ा। तो याद रखना, इसको बोलते हैं साइबर फ्रॉड। अब क्या किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कई सारी साइटें जो 10,500 जो यूआरएल थे उनको ब्लॉक कर दिया है। क्योंकि ये क्या थे? ये अधिकतर यूआरएल प्रो खालिस्तानी थे। मतलब उन पर क्लिक करने के बाद लोग बाग या तो प्रो खालिस्तान साइटों पर पहुंच रहे थे जहां पर खालिस्तान लोगों की, या फिर प्ले स्टोर पर पहुंच रहे थे और किसी पर्टिकुलर ऐप को डाउनलोड करने का बोल रहे थे, या फिर ये यूआरएल पहुंचा रहा था हमको साइबर फ्रॉड पर। यहां पर बोला जा रहा था कि आपके डबल पैसे हो जाएंगे कुछ टाइम बाद। तो इससे बचना था। इससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि कई सारे 10,500 यूआरएल को ब्लॉक कर दिया अंडर सेक्शन ऑफ 69A ऑफ द आईटी एक्ट 2000। क्या? अंडर सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट 2000 के हिसाब से इसको ब्लॉक कर दिया कई सारे यूआरएल को। अब क्या है? देखो, आप जानते हो मैंने आपको क्या बताया, ये पूरा तो क्लियर कर दिया। अब देखो सेक्शन 69 के बारे में बता देता हूं। सेक्शन 69A ऑफ
आईटी एक्ट 2000। आप जानते हो आईटी एक्ट क्या है, पूरे जितने भी ये जो भी डिजिटलाइज काम होते हैं पूरा लॉ कानून है जो कि मैनेज करता है इसको, ठीक है, आईटी एक्ट 2000। अब क्या है दोस्तों, क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये बताइए कि ये सेक्शन 69 क्या है। तो सेक्शन 69 में गवर्नमेंट हमारी किसी भी इंटरमीडियरी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को डायरेक्ट कर सकती है कि अपने प्लेटफॉर्म से आप इस कंटेंट को रिमूव करें। क्या करें, कंटेंट को रिमूव करें इफ दैट कंटेंट इज अ डेंजरस फॉर दी पब्लिक ऑर्डर, नेशनल सिक्योरिटी। क्या है, पब्लिक ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी और थ्रेट टू द गवर्नमेंट है, तो वो क्या कर सकते हैं, उसको कंटेंट को रिमूव करने के लिए अंडर सेक्शन नंबर 69 ऑफ दी आईटी एक्ट 2000 में सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकती है। तो आप मेंशन करके आए ना, सिंपल न्यूज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस मेरा इंटेंशन ये था कि आपको ये न्यूज़ इसलिए बताना था क्योंकि क्या है, सेक्शन 69A था। क्या था, सेक्शन 69A था। चलते, सॉरी, देखो बांग्लादेश माइनॉरिटी इशू, आप जानते हो कि बांग्लादेश में अभी हिंदुओं के संग कितना गलत हो रहा है। इवन आप जानते हो कि चिमनो कृष्णा चिन्मय, ऐसे ही कुछ नाम है, चिन्मय कृष्णा दास, ये क्या है, इस्कॉन टेम्पल जो कि बांग्लादेश में है उसके हेड थे, और इनको अरेस्ट कर लिया गया बांग्लादेश के अंदर ऑन द इशू ऑफ सेडिशन। क्या है, सेडिशन, मतलब सेडिशन क्या होता है कि अगर कुछ भी ऐसा भड़काऊ बयान देना या गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना तो सेडिशन लग जाता है, क्लियर। तो क्या है कि इसके खिलाफ इनको अरेस्ट कर लिया गया, चिन्मय कृष्णा दास जी को। अब इसका क्या हुआ, इसका कई सारे वर्ल्ड में, वीकेंड से वर्ल्ड क्या है, इंडिया में कई सारा प्रोटेस्ट हो रहा है। और जो इस्कॉन टेम्पल है, इस्कॉन टेम्पल आप जानते हो कि बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है इस्कॉन टेम्पल। क्या नाम है इसका, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्या है, इस्कॉन क्या है, एक कृष्णा भगवान, जो कृष्ण भगवान है हमारे, उनके मंदिर हैं पूरे इंटरनेशनली। इस्कॉन के कई सारे टेंपल मिलेंगे आपको, और आपको देखना, आप वहाँ पर जो पूजा करने वाले होंगे वो भी फॉरेनर होंगे। कौन होंगे, वो भी फॉरेनर होंगे। आप देखना दिल्ली में जाइए, नेहरू पार्क है शायद, वहाँ पर है एक इस्कॉन टेम्पल, मैं गया था एक बार, अब मुझे याद नहीं आ रहा, नेहरू साइड ही है, नेहरू पार्क साइड। तो वहाँ पर क्या है, सारे आपको मिलेंगे फॉरेनर पूजा कर रहे होंगे तो वो फॉरेनर होंगे, क्लियर। तो क्या है कि ध्यान रखना है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, इस्कॉन टेम्पल के जो महंत है जो कि चिन्मय कृष्णा दास, उनका अरेस्ट कर लिया ऑन द इशू ऑफ सेडिशन पे। उनको अरेस्ट करने के बाद अब क्या हुआ, जो वर्ल्ड में क्रिटिसिज्म होने लगा इसका, वर्ल्ड में इवन क्रिटिसिज्म होने लगा कि बांग्लादेश के अंदर हिंदू सेफ नहीं है। क्या नहीं है, हिंदू बांग्लादेश के अंदर सेफ नहीं है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। इवन जो इंडिया के इस्कॉन टेम्पल थे वो भी लोग बाग बोलने लगे कि आप गलत कर रहे हैं, बांग्लादेश, इंडिया को बांग्लादेश से बात करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है हिंदुओं के साथ। और इवन कई सारे महंत इस्कॉन टेम्पल बांग्लादेश के, वो इंडिया को बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, इवन उनको बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दे रहे हैं, इमिग्रेशन पुलिस उनको बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दे रही है। अभी न्यूज़ में मैंने पढ़ा था कि बांग्लादेश के अंदर कि कुछ महंत वो क्या कर रहे थे, वैलिड आईडी होने के बाद भी, वैलिड डॉक्यूमेंट होने के बाद भी उनको बेनापोल चेकपोस्ट से वापस कर दिया, बेनापोल चेकपोस्ट से उनको वापस कर दिया कि आप बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इमिग्रेशन पुलिस ने इसको मना कर दिया। आप पे वैलिड डॉक्यूमेंट होने के बाद भी उनको मना कर दिया कि आप इंडिया में नहीं जा सकते, इंडिया के अंदर नहीं जा सकते। इमिग्रेशन पुलिस ने मना कर दिया कि आप इंडिया में नहीं जा सकते। इवन उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट भी है। क्या है, वैलिड डॉक्यूमेंट भी है। तो आप मेरी बात को समझ लो कि हिंदुओं पर कितना अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, और इस पर सोचना चाहिए। इवन हिंदू तो छोड़िए, बांग्लादेश के अंदर
महंत जो कि इस्कॉन के महंत हैं, जो वो साधु हैं, संत हैं, उनको भी अरेस्ट किया जा रहा है। तो ये इंटरनेशनली डिस्कशन पॉइंट बना हुआ है कि एक सबसे बड़ा धर्म, हिंदू धर्म, उसके लोगों पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश के अंदर। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसका रिलीजन मतलब प्रोटेस्ट हो रहा है इंडिया के अंदर, और इंडिया को इस पर सोचना चाहिए। मैं एस जयशंकर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो इस पर जल्दी जल्दी डिसीजन लें, जिससे हमारे हिंदू जो बांग्लादेश के अंदर है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। समझ रहे हो मेरी बात को? जो अत्याचार हो रहा है, इवन अगर गलत हो रहा है, देखो लॉ एंड ऑर्डर और रूल ऑफ लॉ जानते हो, रूल ऑफ लॉ अगर फॉलो करो बांग्लादेश के अंदर, मैं ये नहीं कहता कि हिंदू पर अत्याचार हो रहा है, आप अगर गलत कर रहे हो तो वो गलत है। अरे यार वो महंत है, वो इस्कॉन का मालिक है, वो मतलब इतना बड़ा शुद्ध पर्सन, और जिसको बोल सकते हैं कि हमारे इंडिया में उनको पूजा आता है। हमारे इंडिया में जो भगवान की पूजा करता है उसको पूजा जाता है, हमारे इंडिया में उसके पैर छू जाते हैं, और ये नहीं देखा जाता वो फिर कास्ट फ्री हो जाता है, वो पर्सन कास्ट फ्री हो जाता है, उसको पूजा जाता है हमारे इंडिया में, और आप उस पर अत्याचार कर रहे हो, अरेस्ट कर रहे हो, इवन और इस्कॉन के महंत उसको इंडिया में आने नहीं दे रहे हो। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इंडिया के लिए, इंडिया को उसके बारे में सोचना पड़ेगा। चलते अपन नेक्स्ट उस पर। नेक्स्ट है सेंटर विल सून प्रपोज नेशनल पॉलिसी फॉर वुमेन लेबर पार्टिसिपेशन। देखो क्या है कि आपने सुना होगा कि वुमेन लेबर पार्टिसिपेशन हमारे इंडिया में बड़ा ही कम है, इवन अब बढ़ गया है। जैसे ही वुमेन अब स्किल्ड होते जा रही है दिन प्रतिदिन, तो वुमेन का पार्टिसिपेशन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। बट एज पर दी वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला है कि शादी के बाद वुमेन जो वर्क कर रही है उसका 12% वुमेन वर्क छोड़ देती है शादी में। क्यों छोड़ देती है? एक तो होता है फैमिली प्रेशर के कारण वो जॉब छोड़ देती है। दूसरा होता है केयरिंग ऑफ द चाइल्ड, उन पे इतना काम होता है कि बच्चे पालें, बच्चे को देखें या फिर जॉब करें। और जो महिला बच्चे भी पाल रही है और जॉब भी कर रही है उसको सलाम है। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि वो दोनों काम कर रही हैं, इवन केयरिंग भी कर रही हैं और जॉब भी कर रही हैं। तो ये हमारे इंडिया के लिए सबसे पॉजिटिव पॉइंट है कि वुमेन का वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन, इवन बच्चे को पालने के साथ वुमेन वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन है हमारे इंडिया में। पर एज पर द वर्ल्ड बैंक 12% ऑफ द वुमेन विल डिक्लाइन द जॉब आफ्टर मैरिज। समझ रहे हो मेरी बात को कि वुमेन जॉब छोड़ देती है 12% जॉब शादी के बाद। अब क्या है, गवर्नमेंट सोच रही है कि इसके लिए एक नेशनल पॉलिसी निकाली जाए जिसमें केयरिंग को भी इंक्लूड करा जाए। केयरिंग इकोनॉमी क्या है? केयरिंग इकोनॉमी को भी इंक्लूड किया जाए, केयरिंग इकोनॉमी को भी इंक्लूड किया जाए। केयरिंग में क्या है? फीडिंग ऑफ मिल्क, हेल्थ, एजुकेशन। समझ रहे हो मेरी बात को? और देखो केयरिंग इकोनॉमी क्या होती है, आपने देखा होगा किसी के घर में मेड होगी जो कि बच्चों को पालती है, तो वो केयरिंग इकोनॉमी है। एक तो पेड है और एक अनपेड है। तो जो माँ है, जो घर की लेडीज है, वो अनपेड होती है, वो केयरिंग दे रही है बच्चों को, तो वो अनपेड है। तो क्या है कि वुमेन को जॉब करते रहना चाहिए, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी में ये जरूरी है। इंडिया को जरूरी है, अभी इंडिया को प्रोग्रेस करना है, विकसित भारत बनना है, तो वुमेन का पार्टिसिपेशन भी जरूरी है, क्योंकि वुमेन भी स्किल्ड होते जा रही हैं दिन प्रतिदिन। तो यही है, गवर्नमेंट सोच रही है कि एक नेशनल पॉलिसी निकाली जाएगी कि वुमेन का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन को एनहांस करने के लिए, कि जिससे देश की इकोनॉमी बढ़े, ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो इकोनॉमी का। तो यही चीज़ है, समझ गए आप मेरी बात को? तो इसी के साथ 2 दिसंबर के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। और अब ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है, अब आप जाइए सीधे मेरे प्ले स्टोर में जाओगे, तो प्ले लिस्ट में जाइए, और प्ले लिस्ट में जाओगे जैसे ही आपको एक इकोनॉमी का फोल्डर मिलेगा। इकोनॉमी के फोल्डर में आपको 4 लेक्चर डल चुके हैं इकोनॉमी के, जिसमें आपको बेसिक लेवल से हायर लेवल तक इकोनॉमिक्स पूरी कराई जा रही है एट फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर? तब मिलते हैं अपन कल, तब तक के लिए जय हिंद।